हजरात, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। पता नहीं क्या क्या होने वाला है, अल्लाह ही मालिक है। मैंने पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट के हालात और ख़राब होंगे। खबर यह आ रही है कि लेबनान और सीरिया आपस में भिड़ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेबनान और सीरिया भिड़ रहे हैं दोस्तों। खबर यह है कि सीरिया के जब ये सरकार पलटी है, बदली है, तो अब जो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर नई फौज जो सीरिया की तैनात हुई है, इनकी तरफ से, गनमैन की तरफ से अटैक किया गया है, फायरिंग की गई है लेबनान के आर्मी के ऊपर। जो बॉर्डर आर्मी है उसमें लेबनान के कई आर्मियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितने मारे गए हैं। घायल तो कंफर्म है कि घायल तो हुए ही हैं, अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बॉर्डर पर तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सीरिया ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और लेबनान भी लगभग अपने बॉर्डर को बंद करके बैठा हुआ है। दोनों के बीच तनाव है और इसकी वजह क्या है एक्चुअल अभी ये सामने नहीं आया है। मामला लेकिन संगीन है और मुझे पर्सनली लगता है ये तीसरे की चाल है कि अब ये भी आपस में भाई भाई आपस में लड़ें। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका इजराइल हमेशा से इसी तरह से जिनसे जीत नहीं पाते हैं उनको किसी और से लड़ा देते हैं। बहरहाल सीरिया से ये उम्मीद नहीं थी कि लेबनान पर अटैक कर देगा और लेबनान पर फायरिंग होगी। सीरिया ने उल्टा अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। अब अगली तस्वीर देखिए, जर्मनी की विदेश मंत्री और फ्रांस की विदेश मंत्री दोनों ही जो है एयरक्राफ्ट से सीधा सीरिया पहुंच चुके हैं और बुलेट प्रूफ दोनों ने जैकेट पहनी थी जब वो एयरपोर्ट पर नज़र आए। और इसके बाद उन्होंने सीरियन मिनिस्ट्री से मुलाकात की है जहां उनका स्वागत किया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, जर्मनी और फ्रांस के दोनों विदेश मंत्री एक बड़े, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी भी काफ़ी मजबूत देश है और फ्रांस भी काफ़ी मजबूत है, तो फ्रांस और जर्मनी ने भी जब अमेरिका कहेगा तो भाई कबूल करना पड़ेगा। तो बहरहाल सीरिया के भविष्य की हम दुआ करते हैं कि चाहे सरकार किसी की भी हो वहाँ पर शांति आनी चाहिए, लेकिन ऐसे आसार तो नहीं है। ये देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ग्रुप बना हुआ है, इस चीज़ को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचानक से तमाम वेस्टर्न देश सीरिया को कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सीरिया के अंदर पूरा कब्जा अमेरिका और इजराइल का है। वहाँ के लोगों को शांत करने के लिए कि देखो 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 जो सरकार है वो मुसलमानों की है, तुम्हारा ही बंदा है वो, लेकिन उनको चलाने के लिए अमेरिका इजराइल है। तवज्जो है आपकी? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही सच्चाई है। अब अमेरिका इजराइल ने दूसरों को भी समझा दिया, अपने साथियों को, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबको, तो हाँ बाबा हमारा मामला है सारा, ये तो दिखावे वाला है, जो मेन हम ही हैं, करो इसको अपने, ये मेन ज़मीन है भाई, यहाँ से इधर भी हमला कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, सारे अरब की चूड़ी टाइट रख सकते हो। तो आप समझ रहे हैं ना मामला क्या है। तो अब इसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने असलियत दिखाई और जर्मनी ने रशिया को हड़का दिया है कि भाई आप, वक्त आ गया यहाँ से निकलो, हम पूरी तरह से सीरिया की गवर्नमेंट की पैसों से मदद करेंगे। उधर जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी हड़काया, उन्होंने पीकेके और दूसरे संगठनों को हड़काया और कहा कि अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि आप हथियार लेकर घूमो, हम किसी भी आतंकवादी संगठन को सीरिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हथियार डाल दीजिए। साथ ही आपने ये नोटिस किया होगा कि अब कोई भी किसी भी देश का नेता वहाँ आ रहा है और सीरिया पर अपना हक जता रहा है। तवज्जो है? खैर, अब इसके बाद जो है ये दोनों विदेश मंत्री, फ्रांस और जर्मनी की विदेश मंत्री, ये देखिए सीरिया में बशर अल असद की जेल में पहुंचे, जहां बशर अल असद जो है अपने खिलाफ जो लोग होते थे उनको इस जेल के अंदर, जिस जेल का नाम सिदनाया जेल है, उसके अंदर कैदी बनाकर रखता था और इसी जेल के अंदर एक्सट्रीम लेवल की यातनाएं, जुल्म और सितम, बर्बरता वो इंसानियत के खिलाफ करता था
और बशर अल असद यहीं इसी जेल के अंदर बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, जो भी उनके खिलाफ हैं उन पर जुल्म किया करता था और 30-30, 40-40 साल लोगों को यहाँ पर उसने जेल में सड़ाया है। उधर फ्रांस ने कहा है, फ्रांस की विदेश मंत्री ने, कि ये जो केमिकल वेपन यहाँ पर, केमिकल हथियार जो सीरिया के अंदर है, हमें उसको तबाह कर देना चाहिए। उधर यूएनएससी हबड़ तबड़ में मीटिंग करने वाला है कि जल्द से जल्द सीरिया को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया जाए। सीरिया को एक ऐसा देश मान लिया गया था जहां पर सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधि हो रही थी, जिसकी वजह से सीरिया की फंडिंग और सीरिया में इन्वेस्टमेंट और सीरिया की जीडीपी पर सीधा असर पड़ रहा था। अब क्योंकि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सीरिया में अपना पैर जमा चुके हैं, तो अब तमाम बड़े बड़े गुलाम जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं कि अपने आकाओं को खुश किया जा सके और आतंकी लिस्ट से सीरिया को निकाला जा सके। निकल जाए अच्छी बात है, भविष्य में आगे क्या होगा हम भी देखेंगे। मेरे दोस्तों, 1,15,000 सीरिया के लोग जो विदेश भाग गए थे धीरे धीरे करके लौट आए हैं। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको ये भी साबित करना चाहूँगा सबूत के साथ कि इजराइल ने सीरिया के किन इलाकों पर कब्जा किया है, कितना एरिया है। मेरे साथ ये मैप देखिए दोस्तों, ये लाल एरिया आप देख रहे हैं, रेड एरिया, यहाँ पर फिलहाल कुछ दिनों के अंदर, 10 से 12 दिनों के अंदर इजराइल ने कब्जा किया है। लेकिन इसके ऊपर और नीचे आप जो ग्रे कलर देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल पहले से ही मौजूद है। यानी पहले से ही इस पूरे ग्रे इलाके में, जो आपको हल्का ग्रे नज़र आ रहा है, ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ पूरी तरह से इजराइल का कब्जा है। और लाल वाला जो एरिया है, क्वांटीरिया नाम का जो इलाका है, उस पर इजराइल ने पिछले 12 दिनों के अंदर पूरी तरह से कब्जा किया है। इसके अलावा अब बाजी पलट चुकी है, तो सीरिया में अब बशर अल असद के सपोर्टर्स को, साथियों को, मिलिटेंट्स को ढूंढ कर जो अब सीरिया की नई गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, पीट और मार रहे हैं। हज़रात, जैसे मैंने आपसे कहा कि लेबनान और सीरिया के बीच जो है तनाव बढ़ चुका है और सीरिया की तरफ से जो है पहला अटैक किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, भारी मात्रा में जो सीरिया के नए फौजी, जो नए लड़ाके हैं नई गवर्नमेंट के, वो तेज़ी से लेबनान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रात, उधर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ दिया है और अब लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल अमेरिका और इजराइल अपने इशारे पर नचा रहे हैं। आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि ईरान की एक फ़्लाइट काफ़ी लंबे समय के बाद जब लेबनान उतरी है, तो लेबनान की अथॉरिटी ने कहा कि हम पहले इस पूरे जहाज़ की जांच करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे। पहले ईरान ने मना कर दिया कि हम नहीं जांच करने देंगे, तो थोड़ा सा फिशी लगा कि भाई ये कुछ मामला हो सकता है गड़बड़। लेकिन फिर इसके बाद ईरान ने परमिशन दी और पूरे जहाज़ की चेकिंग की गई, लेकिन फिर हाथ कुछ नहीं आया। उसके बाद उल्टा लेबनान की गवर्नमेंट ने सीधा ईरान से कहा कि आप हिजबुल्लाह को फंडिंग करना बंद कीजिए, हेल्प करना हिजबुल्लाह को बंद कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं सीरिया में भी क्या हो रहा है, लेबनान और सीरिया को लड़वाया जा रहा है। इसी तरह से लेबनान और ईरान के बीच दूरी पैदा की जा रही है, इसी तरह से इराक और ईरान के बीच दूरी पैदा की जा रही है। खेल बहुत क्लियर है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, कि अमेरिका, इजराइल अब शांत किनारे बैठ गए हैं और आपस में ही भाइयों को लड़वा रहे हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं और यही पूरे मिडिल ईस्ट में हो रहा है और आगे भी यही होगा। अब देखिए, जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की सरकार से ज़्यादा मजबूत था। लेबनान की सरकार को भी लगभग हिजबुल्लाह ही चलाया करता था। तो पहले हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दिया, कमज़ोर कर दिया, ताकि जो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है, उसको अमेरिका और इजराइल अपने हिसाब से चला सकें। अब पूरी तरह से जो लेबनान के लोग हैं वो हिजबुल्लाह के सपोर्टर थे और ईरान के समर्थक थे। अब हिजबुल्लाह ख़त्म, उधर से ईरान का इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो ईरानियन सपोर्टर्स लेबनान में लोग थे वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने 3 बार हवाई हमले लेबनान पर किए हैं। उल्टा अभी भी सीज़ फायर के मुताबिक ये कहा गया था कि इजराइल की सेना को तुरंत पीछे हटना पड़ेगा। अब ये लेबनान का मैप जारी किया है इजराइल ने और उल्टा
लेबनान के लोगों से इन इलाकों में जो उसने हाईलाइट किए हैं, साफ मना कर दिया है लेबनान के लोगों से कि इन इलाकों से पीछे रहें। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कहा है कि हम नहीं चाहते, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर ना टूटे, जबकि आप जानते हैं जिस देश ने 150 से ज़्यादा बार उल्लंघन कर दिया है ऑलरेडी, सीज फायर यानी जो लिखित में शर्तें हैं उसको रोज़ तोड़ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सीज फायर ना टूटे और हम लेबनान में बहुत जल्द चुनाव करवा के नया वहाँ पर जो है संगठन, नई सरकार बना देंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीनियों के इलाकों में इजराइल के जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, सेटलर्स हैं, वो फ़िलिस्तीनियों के इलाके में जाकर उनके भेड़ बकरियों को भी चुरा रहे हैं, उनको भगाकर अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, घरों और खेतों में आग लगा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। उधर गाजा के अंदर इजराइल के हमले जारी हैं। ये तस्वीर देखिए, अल साबरा गर्ल्स स्कूल के अंदर सेंट्रल गाजा में इजराइल ने बमबारी करके पूरे स्कूल को बर्बाद कर दिया है। वहीं आप जानते हैं हमारी कौम का एक बहुत बड़ा गद्दार है, हमारे जो मुस्लिम कौम का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा था तुर्की, उसके जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है, जो एक नंबर का कुर्दोगलू इंसान है, कल मैंने ये रिपोर्ट दिखाई कि सबूत के साथ कि अभी भी इजराइल को तेल दे रहा है तुर्की। और अचानक से जब ये खबर घूमी चारों तरफ तो एर्दोगान फिर से सामने आ गए और एर्दोगान ने अब कहा है कि हम ऐसे देश में आते हैं और हम ऐसे देश हैं जिसने पूरी तरह से इजराइल के साथ अपने टाई अप, रिश्ते, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट सब रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। एवरेज इजरायलियों की सोच इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक यहूदी महिला से पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के बच्चों के बारे में, गज़ा के बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं? महिला ने कहा कि क्या ही होगा और क्या ही मैं सोचूंगी, वो भी बड़े होकर अरब बनते, वहाँ कोई भी इनोसेंट नहीं है। यानी उनकी नज़र में तमाम जो अरब के लोग हैं वो आतंकी हैं, यहूदी ये सोचते हैं। सुनिए। How many civilians have been killed in Gaza, from what you know? Who gives a shit? Okay, but don't you feel like, for example, children? Children grow up to be Arabs. את יודעת כמה חפים מפשע נהרגו בעזה? טוב, אז כנראה שנעצור. את לא רוצה לענות על זה? תודה. אוקיי, אפשר לשאול למה? כי אני לא חושבת שיש מישהו שהוא חף פשע שם. צר. את יודעת כמה חפים מפשע נהרגו בעזה? לא, זה גם לא מעניין אותי. לא? למה? לא מעניין אותי, אני... फिलिस्तीन के समर्थन में कैडेरा में जमकर प्रदर्शन जारी है। हज़रात मोहतरम, उधर इजराइल ने क्लेम किया है कि हमारा पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी आबादी बढ़कर 10 मिलियन हो चुकी है, जिसमें लगभग 76% मैक्सिमम यहूदी हैं। गाजा के अंदर हमास के हमले में, धमाके में 3 इजराइल के सैनिक हाल में ही घायल हुए हैं। एक बार फिर से नेतन्याहू को जो डर था वो सताता हुआ नेतन्याहू को नज़र आया है। सर्जरी के बाद सर्जरी का बहाना बनाकर नेतन्याहू ने इजराइल की कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि मेरे खिलाफ जो कोर्ट में ट्रायल होने हैं उस पर पॉज किया जाए, थोड़ा सा मुझे रेस्ट दिया जाए और 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। उधर मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर जबलिया के इलाके में लगातार इजराइल मकानों को मसम्मार करते हुए, ज़मींदोज़ करते हुए खंडर बना रहा है, ज़मीन को खाली कर रहा है। ईरान ने इटली के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था, मैंने जानकारी आपको दी थी। अब मामला ये है कि ईरान कह रहा है कि हमारे जो पत्रकार और हमारे जो लोगों को, ईरान के लोगों को अमेरिका ने जो गिरफ्तार किया है
उसके हम बदले में इस इटली के नागरिक को रिहा करेंगे। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।